नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हरप्रीत सिंह। दोस्तों, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज की सीरीज में आज ये 14वां लेसन है और इसमें हम बात करेंगे आईएएस प्रीलिम्स 2016 में आए हुए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यूज के बारे में। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है और यह प्रश्न है सत्यशोधक समाज के बारे में। सत्यशोधक समाज में संगठित किया। अब दोस्तों यहां पर में शब्द गलती से लिखा गया, यहां पर ने पढ़िए आप, ठीक है। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। अब अगर आप लोगों ने सत्यशोधक समाज के बारे में पढ़ रखा है तो इसका आंसर आप आसानी से दे देंगे। बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न है, कंसेप्चुअल इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर मैं आपको देता हूं और फिर सत्यशोधक समाज के बारे में बताता हूं। तो सत्यशोधक समाज ने संगठित किसको किया था? सत्यशोधक समाज ने महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को संगठित किया था। तो इसका आंसर है सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। सत्यशोधक समाज जो था इसकी स्थापना 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने ज्योतिबा फुले के बारे में काफी कुछ पढ़ रखा होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था ज्योतिबा फुले जी का और इनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, उनका भारत में समाज सुधार के संदर्भ में, ठीक है। खासतौर पर महाराष्ट्र में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में और इस आंदोलन को शाहू जी महाराज ने आगे बढ़ाया था दोस्तों। और ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो जाति व्यवस्था के खिलाफ लोगों को जागरूक करना था। मूर्ति पूजा के खिलाफ इन्होंने जागरूक किया लोगों को, कर्मकांडों का विरोध किया इन्होंने, पुनर्जन्म का विरोध किया, स्वर्ग और नरक के सिद्धांतों का विरोध किया। तो काफी क्रांतिकारी आंदोलन था, समाज सुधार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था ज्योतिबा फुले का। आगे बढ़ते हैं। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? अब दोस्तों पीछे के जितने भी हमारे लेसन आए हैं उनमें हमने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्तावों के बारे में या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बारे में काफी जिक्र किया है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड को मैंने आपको बताया हुआ है, इसका दूसरा नाम भारत शासन अधिनियम भी है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 1919, ठीक है। तो 1919 था भारत शासन अधिनियम। इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मोंटेग्यू कौन थे? मोंटेग्यू थे भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि भारत के थे, जो कि लंदन में बैठते थे। और चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के अंदर वायसराय थे। तो इन दोनों ने मिलकर जो रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, ठीक है। उसी को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ये किससे संबंधित थे। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो थे ये भारत में संवैधानिक सुधारों से संबंधित थे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि भारत शासन अधिनियम की यहां पर बात हुई है तो ये संवैधानिक सुधारों के बारे में था। दरअसल जो मोंटेग्यू थे, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, भारत सचिव थे, ये एक उच्च स्तरीय दल के साथ 1918 में भारत में आए थे, ठीक है। और उसके बाद एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी 1918 में, जो कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट थी, ठीक है। और उसी के आधार पर आगे भारत शासन अधिनियम 1919 आया था। उसके अंदर भारत में संवैधानिक सुधारों की काफी बात की गई थी। और पहली बार दोस्तों एक ऐसा प्रस्ताव आया था जिसके अंदर कहा गया था कि भारत के अंदर उत्तरदायी शासन होना चाहिए, ठीक है। अकाउंटेबल गवर्नेंस भारत के अंदर होना चाहिए, जवाबदेह गवर्नेंस भारत के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार थे या भारत शासन अधिनियम 1919 था, इसके अंदर जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी उसको और आगे बढ़ाया गया था। पृथक निर्वाचन प्रणाली के बारे में शायद आपने पढ़ा होगा। 1909 में जो मार्लेमिंटो सुधार हुए थे, ठीक है, मार्लेमिंटो सुधारों में पृथक निर्वाचन प्रणाली को शुरू कर दिया गया था। मुसलमानों के लिए अलग से सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र शुरू किए गए थे, ठीक है, लागू किए गए थे। और इसको आगे बढ़ाते हुए 1919 में सिखों के लिए, यूरोपियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए भी अलग से निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिए गए थे, ठीक है। और साथ ही साथ द्वैध शासन, डायरकी को भी एक प्रकार से लागू कर दिया गया था। प्रांतों के अंदर जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे उनके अंदर डायरकी को भी लागू किया गया था। प्रांतों में
हस्तांतरणीय विषय अलग होते थे, सुरक्षित विषय अलग होते थे। इन सभी चीजों के बारे में मैं दोस्तों जिक्र कर चुका हूं पीछे के लेसन्स में, इसीलिए कह रहा हूं आप ये पूरी सीरीज देखिए, आपके काफी काम आने वाली है प्रीलिम्स के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो विचार करना है दोस्तों, यहां पर 3 आपको संस्थाओं के नाम दिए गए हैं और पूछा है केशव चंद्र सेन का संबंध उपर्युक्त में से किसकी या किनकी स्थापना से है। तो बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न है। अगर आपने केशव चंद्र सेन के बारे में ढंग से पढ़ा है तो आप इसका आंसर आसानी से कर देंगे दोस्तों। तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आंसर है बी, केवल 2 और 3, यानी कि ये जो दूसरा नंबर है और ये जो तीसरा नंबर है, इन दोनों संस्थाओं की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की या केशव चंद्र इनकी स्थापना से जुड़े हुए थे। ठीक है, अगर जैसे टेबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन के बारे में बात करें, टेबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन जो थी ये 1868 में केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित की गई। ठीक है, और इसके बाद इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन ये 1870 में केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित की गई थी। लेकिन दोस्तों केशव चंद्र सेन का जो बड़ा योगदान है वो ब्रह्म समाज के तौर पर देखा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय ने की थी, लेकिन ब्रह्म समाज को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने का काम, ब्रह्म समाज को मशहूर कर देने का काम वो केशव चंद्र सेन ने किया था। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन के बारे में जरूर पढ़िए, बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे। ठीक है, और सबसे पहला दोस्तों जो यहां पर ये कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी है, इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना 1823 में की गई थी। वो की गई थी राजा राम मोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम्स के द्वारा। तो ये थी कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। बाकी के ये जो दोनों संगठन हैं ये केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित किए गए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। अब दोस्तों इसके बारे में पिछले लेसन में बहुत ही ढंग से हम बात कर चुके हैं। ठीक है, और जो प्रश्न होते हैं ना वो किसी ना किसी तरह से रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि हिस्ट्री कोई ऐसी नहीं है कि बदलने वाली चीज है। किसी ना किसी तरीके से प्रश्न जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। तो ये जो 2016 का जो प्रश्न है ये पहले भी किसी ना किसी अलग अलग तरीके से आया हुआ है, तो इसके बारे में पीछे के लेसन में बहुत अच्छे से जिक्र कर चुका हूं। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था, और ये किसके कारण हुआ था दोस्तों, इसका मैं आंसर बता देता हूं आपको। आंसर है बी, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। आप लोग जानते हैं कांग्रेस का 1907 में विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल में। ठीक है, नरम दल वाले जो थे वो थोड़ी सी नरम नीतियां रखते थे, जो गरम दल वाले थे वो थोड़ी सी उग्र नीतियां रखते थे। वो कहते थे कि भैया अंग्रेजों के खिलाफ हड़ताल करो, आंदोलन करो, बहिष्कार करो, स्वदेशी का मुद्दा उठाओ। ठीक है, जबकि जो नरमपंथी थे वो कहते थे अंग्रेजों से बात करो, बात करके मुद्दों को सुलटाओ, है ना। छोटी छोटी बातें, वो छोटी छोटी डिमांड्स वो अंग्रेजों के आगे रखते थे। लेकिन जो गर्मपंथी थे वो अंग्रेजों से सीधा टक्कर लेने की बात करते थे। हालांकि कोई इसमें कोई हिंसा का प्रयोग नहीं था, लेकिन इनका जो आंदोलन होता था वो बड़े किस्म का होता था, उग्र किस्म का होता था। ठीक है, तो ये है, और इसी के कारण 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था कांग्रेस का। और इसका सबसे बड़ा कारण जो था, इसकी जड़ जो थी वो थी 1905 की पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी थी, और इसी कारण बहुत बड़ा आंदोलन हुआ बंगाल के अंदर भी, भारत के अंदर भी, और कांग्रेस के अंदर काफी अंतर विरोध उत्पन्न हुए। नरमपंथी अलग नीति अपनाना चाहते थे, गर्मपंथी बहिष्कार की, स्वदेशी की नीति अपनाना चाहते थे। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, और 1907 में सूरत अधिवेशन में इनका विभाजन हो गया था। इसके बारे में बहुत ही डिटेल में मैं बात कर चुका हूं दोस्तों पिछली वीडियोस के अंदर, यहां पर भी मैंने अभी अच्छे से आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो ये दोस्तों एक बार फिर से वही चीज आ गई, स्वदेशी और बहिष्कार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। तो इसकी बात अभी पिछले क्वेश्चन में भी हुई थी, और पीछे के लेसन्स में भी मैं लगातार बात कर चुका हूं। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी,
उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। बंगाल में तो बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ था और यहां पर पहली बार जो गर्मपंथी थे खास तौर पे उनकी ओर से स्वदेशी का नारा अपनाया गया, स्वदेशी, और उसके बाद बहिष्कार की बात की गई। स्वदेशी मतलब जो स्वदेशी कपड़े होंगे, स्वदेशी उत्पाद होंगे वही अपनाए जाएंगे। बहिष्कार का मतलब जो यूरोपियन उत्पाद होंगे, जो ब्रिटिश उत्पाद होंगे उनका बहिष्कार किया जाएगा। तो बड़े पैमाने पर इस तरह के आंदोलन हुए थे, बड़े पैमाने पर स्वदेशी और बहिष्कार विधियों को संघर्षों में अपनाया गया था। मतलब स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष के टूल के तौर पर पहली बार अपनाया गया था दोस्तों, बंगाल विभाजन के बाद। ठीक है, तो इन सब चीजों के ऊपर हम लगातार बात कर चुके हैं पिछले 3-4 लेसन्स में। आगे बढ़ते हैं। सर, स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में वह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अब दोस्तों स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना कब हुई थी? ये 1942 की बात है दोस्तों। क्रिप्स का भारत दौरा होता है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन थे, इनको भारत में भेजा गया, भारत में संवैधानिक सुधारों की एक नई स्कीम के साथ, और इन्होंने बातचीत की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ और मुस्लिम लीग के साथ और बाकी के दलों के साथ, लेकिन इनके जो प्रस्ताव थे उनको माना नहीं गया। अब यहां पर बात यह है कि स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में वह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो इसका दोस्तों आंसर मैं आपको देता हूं। इसका उत्तर है भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स कहते थे कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, और जो ब्रिटिश सरकार थी वो चाहती थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश सरकार का साथ दे इसमें, या कह सकते हैं कि भारत जो है वो सीधा सीधा ब्रिटेन का साथ दे। और अपनी कुछ और योजनाओं के साथ स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत में आए थे, भारत के राजनीतिक दलों से बात करने के लिए इसी मसले को लेकर। तो इन्होंने भारत में आकर कहा था कि भैया अगर आप लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दोगे तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। अब डोमिनियन स्टेटस क्या होता है दोस्तों? ये एक प्रकार की स्वायत्तता मतलब एक तरह की स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा आप कह सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा दे देंगे, मतलब आप उपनिवेश तो रहेंगे ब्रिटेन का, आपकी नॉमिनल हेड तो ब्रिटेन की महारानी रहेगी, ब्रिटेन का जो क्राउन है वो आपका नॉमिनल हेड रहेगा, नाम मात्र का हेड रहेगा, लेकिन व्यवहार में आप स्वतंत्र होंगे। लेकिन दोस्तों भारत के जो उन दिनों के जो दल थे, राजनीतिक दल, उनको अब डोमिनियन स्टेटस बिल्कुल भी गंवारा नहीं था। 1929 में ही कांग्रेस ने घोषणा कर दी थी कि हमें अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था कांग्रेस की ओर से भी और बाकी दलों की ओर से भी। तो इन चीजों के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं, और 1942 के क्रिप्स के दौरे के बाद भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। आज ये 15वां लेसन है और इसमें हम बात करेंगे आईएएस प्रीलिम्स 2017 में आए हुए एमसीक्यूज की। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, और पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, ये जुड़ा हुआ है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध था या थे? ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहां पर 3 आपको लोग दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन लोग रैयतवाड़ी बंदोबस्त को शुरू करने के पीछे थे? ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त किन्होंने शुरू किया था, किनके दिमाग की उपज थी? तो दोस्तों इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको, इसका जो उत्तर है वो है सी, केवल 2 और 3, यानी कि अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। ये दोनों लोग थे जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त को शुरू करने के पीछे जिम्मेदार थे, या इन लोगों का दिमाग था। ठीक है दोस्तों, हम पिछले लेसन्स में लगातार जिक्र कर चुके हैं कि एक तो था स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त जिसको कि परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। इसके अलावा एक था रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इसके अलावा एक था महालवाड़ी बंदोबस्त या महालवाड़ी व्यवस्था। ये तीनों ही जो व्यवस्थाएं थी ये ब्रिटिश भारत के अलग अलग हिस्से में लागू की गई थी। लगान लेने की व्यवस्थाएं थी। ठीक है, किसानों से लगान जो ब्रिटिश सरकार वसूलती थी वो हासिल करने की व्यवस्थाएं थी। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े हिस्से में लागू थी दोस्तों। ब्रिटिश भारत के 51% जो हिस्सा था उसमें यह व्यवस्था लागू थी।
इसके अलावा जो 19% हिस्सा था उसमें स्थायी बंदोबस्त लागू था और 30% हिस्सा ऐसा था जहां पर महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी। तो यहां पर हम रैयतवाड़ी बंदोबस्त की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था ये मैं आपको बता चुका हूं कि अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के दिमाग की उपज थी और सबसे पहले इसको लागू किया गया था मद्रास रेजिडेंसी में। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको सबसे पहले लागू किया गया था, शुरू किया गया था और बाद में इसको बंबई, बंगाल के कुछ हिस्से, फिर असम, कुर्ग, कई क्षेत्रों में बढ़ा दिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ये दोनों ही रैयतवाड़ी बंदोबस्त से जुड़े हुए हैं और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं इन्होंने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था दोस्तों। स्थायी बंदोबस्त जो लागू करने का काम है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। अब दोस्तों बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है, बटलर कमेटी के बारे में, तो आपके लिए ये आंसर काफी आसान हो जाएगा और अगर नहीं पढ़ा तो आप आंसर दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूं। इसका उत्तर है डी, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। 1927 में हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी दोस्तों। ये बटलर का पूरा नाम है हरकोर्ट, ये देखिए हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी और इस समिति का काम था जो भारत सरकार थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके बीच में और जो देशीय रियासतें थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके बीच में संबंधों की जांच करना कि भाई संबंध कैसे चल रहे हैं, संबंधों को और कैसे सुधारा जा सकता है, तमाम चीजों के बारे में बात करना। ठीक है, तो ये बटलर कमेटी का उद्देश्य था कुल मिलाकर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इन युग्मों पर आपको विचार करना है दोस्तों। कौन से युग्म है? यहां पर दिया गया राधाकांत देव ने क्या ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी या इसके प्रथम अध्यक्ष थे? यह आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, ये गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, क्या ये मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे? तीसरी बात, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, क्या ये इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे? अब ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल फैक्चुअल बात है। अगर ये तीनों चीजें आपको पता है तो आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो पूछा गया है उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है। तो दोस्तों इसका मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूं। इसका जो उत्तर है वो है बी, केवल 1 और 3, यानी कि जो पहला है और जो तीसरा है ये सही सुमेलित है। राधाकांत देव जो थे ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुई थी दोस्तों। 31 अक्टूबर 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और राधाकांत देव इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अगर बात करें दोस्तों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये की थी 1876 में। ठीक है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। एक दोस्तों अपने हिस्ट्री में एक टॉपिक आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले कौन से संगठन कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो कौन से सोशो पॉलिटिकल संगठन काम कर रहे थे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में। तो दोस्तों अगर आपने ये वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो आप इन तमाम चीजों के बारे में जानते होंगे। अब दोस्तों बचा क्या है? अब बचा ये है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने की थी? तो मद्रास महाजन सभा जो है इसकी स्थापना 1884 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, 1884 में हुई थी। ये भी देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले हुई थी क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस आप लोग जानते हैं 1885 में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो ये तीनों जो संगठन है कांग्रेस से पहले स्थापित हुए थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी एम वीर राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू के द्वारा। ठीक है, 3 लोग हैं मद्रास महाजन सभा के संस्थापक, एम वीर राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू, 3 लोग हैं। तो दोस्तों ये सारी कहानी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब दोस्तों आपको ये 3 घटनाएं दी गई हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के संबंध में और पूछा गया उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है। अब ये आपको नंबर दिए गए हैं 1 2 3 3 2 1 2 1 3 3 1 2, यानी कि पहले कौन सी है, दूसरे नंबर पर कौन सी है, तीसरे नंबर पर कौन सी है। ठीक है, तो अब अगर आपने इतिहास
बहुत सही तरीके से पढ़ा है, क्रोनोलॉजिकल वे में पढ़ा है, तो आपको सभी कुछ यहां पर पता होगा। तो खैर मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं दोस्तों, आंसर है हमारा सी, 321। 321 यानी कि इन तीनों घटनाओं में जो सबसे पहले हुई थी वो हुई थी ये गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है दोस्तों ये 1931 का है, ठीक है, 1931। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन की बात आ जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 का, 1942। और इसके बाद रॉयल इंडियन नेवी में जो गदर हुआ था, जो आंदोलन हुआ था इंडियन नेवी के अंदर, ये 1946 की बात है, ठीक है। तो अगर आपने क्रोनोलॉजिकल वे में पढ़ा होगा भारतीय इतिहास को, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को, तो आप इस सवाल का जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न रिपीट हो गया, खैर मैं आगे बढ़ता हूं इससे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो अगर आपने दोस्तों द्वैध शासन के बारे में पढ़ा होगा भारतीय इतिहास के संदर्भ में, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का है, ठीक है। तो अगर आपने द्वैध शासन के बारे में ढंग से पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। आपके सामने ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये देखिए, इनके हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। तो मैं आपको दोस्तों पहले आंसर बता देता हूं, ठीक है। आंसर है यहां पर प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन, ठीक है। कैसे? अब दोस्तों दरअसल 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, उसके अंदर क्या किया गया था, उत्तरदायी शासन की बात आई थी, उत्तरदायी शासन की बात आई थी। और साथ ही यह कहा गया था कि जो भारतीय हैं उनको प्रशासन करना सिखाया जाए, ठीक है, शासन प्रशासन के तौर तरीके भारतीय लोगों को सिखाए जाएं। तो ये कुल मिलाकर बातें हुई थी और इसी से निकल कर आया था द्वैध शासन का सिद्धांत, यानी कि डायरकी। इसमें कुछ ऐसे विषय थे, मतलब जो शासन करने के जो विषय थे उनको बांट दिया गया था। कुछ विषय थे जो केंद्र सरकार के बीच अंडर में रह गए थे, और कुछ विषयों को प्रांतों को दे दिया गया था दोस्तों, ठीक है, कुछ विषयों को प्रांतों को दे दिया गया था। अब इससे भी आगे विभाजन हुआ था। अब मुख्य जो डायरकी की बात है वो प्रांतों में जो विभाजन किया गया था वो है दोस्तों, ठीक है। हमारा जो ऑप्शन है या जो आंसर है, देखिए, प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। तो प्रांतों को जो विषय दिए गए थे उनको भी 2 वर्गों में बांट दिया गया था। प्रांतों को जितने भी विषय दिए गए थे, मतलब जो इंपॉर्टेंट विषय थे, जैसे भारत की रक्षा है ना, रक्षा, संचार, ये तमाम चीजें तो केंद्र सरकार के अंडर में थी दोस्तों, ये प्रांतों के पास नहीं था। लेकिन जो प्रांतों को विषय थे, जैसे स्थानीय शासन हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई, ये प्रांतों को दे दिए गए थे। तो इनमें से प्रांतों के अंदर एक तो कर दिए गए थे हस्तांतरित विषय, ठीक है, हस्तांतरित विषय। दूसरे कर दिए गए थे सुरक्षित विषय। एक हस्तांतरित विषय थे और एक सुरक्षित विषय थे। हस्तांतरित विषय वो थे जो प्रांतों में एक जो मंत्रिमंडल बनाया गया था, ठीक है, एक विधान परिषद बनाई गई थी, वो उसके जो मंत्री थे वो हस्तांतरित विषयों को देखते थे। और जो सुरक्षित विषय थे वो गवर्नर की परिषद देखते थे। प्रांतों के जो गवर्नर होते थे, प्रांतों के गवर्नर अपनी परिषद के माध्यम से इन सुरक्षित विषयों को देखते थे, ठीक है। हालांकि जो गवर्नर थे वो हस्तांतरित विषयों को भी अंतिम तौर पर देख सकते थे, लेकिन मोटा मोटा यही होता था कि जो हस्तांतरित विषय थे जो वो मंत्री परिषद देखती थी। तो ये है दोस्तों कुल मिलाकर डायरकी की बात। आगे बढ़ते हैं। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम, ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट, निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? तो दोस्तों अगर आपने ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट के बारे में पढ़ रखा है, व्यापार विवाद अधिनियम के बारे में पढ़ रखा है, तो इसका आप आंसर दे देंगे। तो अभी मैं सीधा आपको इसका आंसर दे रहा हूं। इसका आंसर है डी, अधिकरणों, ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक, ठीक है। तो इसका ये आंसर है। दरअसल क्या हुआ था दोस्तों, ये जो रूसी क्रांति हुई थी 1917 में, उसके बाद से ही पूरी दुनिया में और खास तौर पर भारत के ऊपर बड़ा असर पड़ा था इसका। और भारत के बहुत सारे नेता जो कई नेता साम्यवादी हो गए थे, कई नेता रूसी क्रांति में से ही प्रभावित होकर समाजवादी धारणा को मानने लगे थे, ठीक है, समाजवादी विचारधारा के। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे नेता समाजवादी विचारधारा के थे। जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, ठीक है, समाजवाद से बहुत वो प्रभावित थे। तो एक समाजवाद की एक लहर उन दिनों चल रही थी देश के अंदर। तो इससे जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश सरकार थी, वो काफी चौकस हो गई थी, चिंतित हो गई थी। और 1929 में इसी के तहत ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट लाया गया था, जो समाजवादी थे, ताकि वो जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स को भड़का ना सकें, कारखानों के जो वर्कर्स हैं,
ठीक है, उनको भड़का ना सके, कारखाने के जो वर्कर हैं वो हड़ताल वगैरह ना कर सके, उनकी हड़ताल के ऊपर रोक लगाने के लिए, ये तमाम चीजों के लिए ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट लाया गया था। ठीक है, तो जो ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट है, इसका जो मुख्य जो रीजन है वो एक तो अधिकरणों की प्रणाली को रोकना, मतलब कारखानों के अंदर कोई भी ट्रिब्यूनल वगैरह ना बनाए जा सके, ठीक है, और दूसरा हड़तालों के ऊपर रोक, मजदूर संघों की जो हड़तालें हैं उनके ऊपर रोक। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये दो कथन आपको दिए गए हैं, इनके ऊपर आपको विचार करना है और उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं, अब आपको ये देखने हैं। अब इसका जो आंसर है दोस्तों, मैं एक बार आपको सीधा बता देता हूं, इसका जो उत्तर है वो है बी। इसका आंसर है बी, यानी कि एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। ठीक है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर है केवल दो। और पहला इसका गलत क्यों है दोस्तों? ये फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूरी संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। मुख्य जो 1881 का जो फैक्ट्री एक्ट था, उसका सबसे बड़ा रीजन तो यह था कि जो बाल मजदूर थे, खासतौर पर बाल मजदूरों के संरक्षण के लिए, बड़ी बात तो ये थी दोस्तों, बाल मजदूर जो थे उनके संरक्षण के लिए 1881 का जो फैक्ट्री एक्ट था उसमें यह घोषित किया गया था कि 7 साल से कम के जो भी बच्चे होंगे उनको मजदूरी पर नहीं लगाया जाएगा किसी भी कारखाने में। एक तो यह बड़ी बात थी। दूसरी बात थी 7 से 12 साल के जो बच्चे हैं, अगर उनको किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में लगाया जाता है तो उनके काम के घंटे निश्चित कर दिए थे, मतलब वो 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, एक इस तरह का नियम बनाया गया था। उनके स्वास्थ्य की रक्षा से जुड़े कुछ उसमें नियम पारित किए गए थे कि भाई उनके स्वास्थ्य का इस प्रकार से ख्याल रखा जाएगा। और साथ ही दोस्तों ये जो यहां पर बात दी गई है कि कामगारों को मजदूरी संघ बनाने देने की दृष्टि से, तो उल्टे मजदूरी संघ, उल्टे उनको रोक दिया गया था कि भैया कारखानों में कोई भी मजदूरी संघ नहीं बनाए जा सकते, मजदूरों के कोई भी संघ नहीं बनाए जा सकते। तो कुछ इस तरह की बातें थी। और ये जो फैक्ट्री एक्ट आया था, ये लॉर्ड रिपन के टाइम में आया था दोस्तों। लॉर्ड रिपन के बारे में हम पिछले 1 या 2 लेसन पहले बात कर चुके हैं। काफी सुधारवादी किस्म के थे, सुधारवादी थे और उदारवादी थे। ठीक है, काफी इन्होंने सुधार किए थे। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, बाल मजदूरी एक प्रकार से रोकने की इन्होंने कोशिश की थी। इसके अलावा इन्होंने जो प्रेस के ऊपर वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था उसको हटाने का काम किया था, और भी बहुत अच्छे इन्होंने काम किए थे। इल्बर्ट बिल ये लेकर आए थे। इन तमाम चीजों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले के लेसन्स के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, लेसन को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें आगे आने वाले लेसन्स के। धन्यवाद दोस्तों।